तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियर मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट का टॉपिक, और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पहले बच्चों, इस चैप्टर का हम एक वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करवाए हुए थे, हासमान वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन करवाए हुए थे। आज इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर का हमारा पहला वीडियो ना देखा हो, तो वो लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर का पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दो वीडियो मिला के ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इसमें ऐसे रहते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और जिनकी 2026 में आने की संभावना रहती है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास को शुरू। और आप लोग, जो लोग भी बच्चे वीडियो को देख रहे होते हैं, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को। आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे कहीं भी कोचिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसमें किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। आगे दिया गया है, जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसके बाद डैश लगा है और बच्चों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे क्या है? ए ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन बच्चों दिया गया है 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और डी ऑप्शन बच्चों दिया है 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये बच्चों हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग समझेंगे और इसे देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट को हम पहले ही बता चुके हैं। ये हमारा प्रश्नावली 6A से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा मान लेंगे। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसकी भुजा को बच्चों मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। हमें दिया है कि भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब बच्चों ये होता है कि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी इसका अवकलन हो चुका है। और अपान में ये s लगा है मतलब सेकंड, इसका मतलब है कि t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। सेकंड से हमें क्या समझ में आया? सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का, मतलब t के सापेक्ष इसका अवकलन हुआ है। तो अगर इसकी भुजा x है और x का t के सापेक्ष हम लोग करा देंगे तो क्या आएगा? dx/dt। और ये हमको कितना दिया है बच्चों? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, यानी दिया गया है। हमसे इसकी भुजा भी दी गई है, भुजा यानी x कितनी दी गई है बच्चों? 10। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या पूछा गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज हमारा बच्चों कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो लगा देंगे फॉर्मूला
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बच्चों फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल? ए मान लेंगे, ए फॉर एरिया, √3/4 और भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब क्या है बच्चों? एक्स। √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसका बच्चों टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का हो जाएगा dA/dt बराबर, इधर ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या करेंगे? पहले 2 आगे आएगा 2x, और इसी x का दोबारा होगा तो आ जाएगा dx/dt। इतना हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा? हमें इनकी वैल्यू पता है, √3/4 गुणे 2 गुणे इस x का मान बच्चों कितना है? 10, इंटू dx/dt। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। तो 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया तो 10√3। और चूंकि क्षेत्रफल है बच्चों तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशिएशन? टी के सापेक्ष हुआ है, तो टी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। तो कौन सा बच्चों हमारा आंसर है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप लोग जो 12th के बच्चे हैं, खासकर हमारे जो जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो आज हमको नीचे कमेंट में ये बताएं कि आज वीडियो की क्वालिटी सही है क्या। आज हम लोग दूसरी जगह अपनी कोचिंग सेंटर में ही वीडियो को बना रहे हैं और यहीं पे अपलोड करेंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये क्वालिटी सही है, एडिटिंग सही है या नहीं है। तो हम और प्रयास करेंगे और अच्छा सा करने का। तो चलिए बच्चों आप लोग इन्हें कॉपी पेन लेके नोट अवश्य करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे। आप लोग कैसे किया करें, पहले मेरी बात को ध्यान से समझें। सबसे पहले आप लोग नोट नहीं किया करें साथ साथ, पहले जब भी हम क्वेश्चन बताते हैं समझाते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करें, समझ लिया करें। जैसे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है वहीं पे आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो रोक लिया करें, उसके बाद उसे जो है सॉल्व कर लिया करें, और जैसे सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद वीडियो को फिर से ऑन कर दिया करें। तो इस प्रकार से अब अगर हम यहाँ पे समझाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, आप लोग भी साथ साथ लगाते रहते हैं, तो फिर उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। आप लोग पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लें, देखने के बाद वीडियो को रोकने के बाद फिर आप लोग कॉपी पे नोट करें। अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। साथ साथ करने से क्वेश्चन समझ तो आता है पर उसका 100% नहीं समझ में आता है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेंगे आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आ चुका है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो, यदि x एक वास्तविक, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो क्या होगा बच्चों? यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² - 8x + 17, x² - 8x + 17 ये हमको दिया गया है, का निम्नतम मान है, का निम्नतम मान है। मतलब इसका बच्चों निम्नतम मान हमसे पूछा गया है और इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C और D। क्या क्या बच्चों विकल्प है यहाँ पे? -1, 0, 1, 2, -1, 0, 1 और 2, ये बच्चों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम लोग समझेंगे बच्चों, देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसकी और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले एक बार पढ़ेंगे, यदि x एक वास्तविक संख्या है, यानी बच्चों जो x है हमारा वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर में
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 का निम्नतम मान यानी इसका निम्निष्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बच्चों कैसे करेंगे समझेंगे। ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, या एफ एक्स ना मान के इसको बाई भी मान सकते हैं। बात एक ही है, ये भी हमारा फंक्शन होता है वो भी फंक्शन होता है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बच्चों, बाई का हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 8x का कितना होगा 8, और 17 बच्चों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए dy dx को 0 कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट जो भी हमें निकालना हो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए बच्चों क्या करते हैं, dy dx के बराबर में हम लोग क्या ले लेते हैं 0 ले लेंगे। अब dy dx की वैल्यू बच्चों कितनी है 2x माइनस 8 बराबर 0। क्या निकलेगा, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 8, 2 से कट कर देंगे 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। x का मान आ गया बच्चों, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है तो इधर साइड में लिख देंगे। x की वैल्यू बच्चों निकल के आ गई कितनी, 4 निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निम्नतम मान चाहिए। तो इसका एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। वैसे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्योंकि x की कोई दूसरी वैल्यू तो आई नहीं है, यही 4 उठा के इसमें रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें निम्नतम मान पूछा गया है तो सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि यह फंक्शन निम्नतम है। उसके लिए हम लोग इसका दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2x का हो जाएगा 2 और 8 का 0। तो बच्चों जब भी हमारा यहाँ धनात्मक आता है, ये 2 हमारा किसका आया, प्लस का आया, यानी पॉजिटिव आया, धनात्मक आया। अतः फलन x बराबर 4 पर निम्नतम है, यानी डबल डेरिवेटिव जो भी होता है, यानी दोबारा अवकलन करने पर अगर हमारा फलन ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चिष्ट होता है यानी मैक्सिमम होता है, और अगर दोबारा अवकलन करने पर फलन हमारा धनात्मक आता है तो फलन हमारा निम्निष्ट होता है यानी कि मिनिमम होता है। तो अभी हमारा धनात्मक आया तो फलन निम्नतम हो गया। अब हमको बच्चों चाहिए निम्नतम मान, निम्नतम मान, ये इसका सही तरीका है बच्चों बिल्कुल। वैसे हम इतना ना भी करते तो भी x की वैल्यू 4 इसमें रख देते तब भी हमारा आंसर आ जाता। तो 4 बच्चों से उठा के हम इसमें रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 8 गुणे 4 और प्लस 17, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 8 चक्कू 32 और प्लस 17, तो 16 17 हो गए बच्चों 33, 33 में से 32 घटा दो तो बचेगा 1। बच्चों थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, कितना बच्चों हमारा बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 हमारा बच्चों राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब थोड़ी सी चमक पड़ रही है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब ठीक है, इसको बंद करेंगे तो ज्यादा अंधेरा होगा। अब सही है। चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3।
3 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आगे दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या r के, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या इसकी बच्चों दी है 6 सेंटीमीटर, जबकि r बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। समझेंगे बच्चों। अब ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं है, इन्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इनमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, r का मान हमें दे ही दिया गया है, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल का हमें क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है जिसे हम लोग कहते हैं a, तो हमें क्या फाइंड करना है, dA/dt, ये बच्चों फाइंड करना है। a का मतलब एरिया और t का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। नहीं, t नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पे r रहेगा, क्योंकि सवाल बोला है इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष करना है, तो dA/dr हमें क्या करना है बच्चों, एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ज्ञात करना है। करेंगे हम लोग, लगाएंगे फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, सभी लोग जानते होंगे बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर। अब r के सापेक्ष हमें बच्चों इसका अवकलन कर देना है, तो r के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, क्या हो जाएगा बच्चों, dA/dr बराबर, r के सापेक्ष करना है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 पाई r। अब बच्चों में क्या करना है, r की वैल्यू जो है 6 उठा के यहाँ पे रख देनी है, तो dA/dr बराबर 2 पाई गुणे 6, तो 6 दूनी 12, तो dA/dr बराबर 12 पाई, ये पाई है हमारा, 12 पाई। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में भी सेंटीमीटर रहेगा बच्चों। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ध्यान में रखनी है, बटे में सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि r के सापेक्ष हमने अवकलन किया, r मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर में, तो नीचे क्या रहेगा, सेंटीमीटर। ऊपर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें निकलता है बच्चों, स्क्वायर में। इसे आप लोग काटना नहीं, वरना 1 सेंटीमीटर काट दो। ऊपर वाला सेंटीमीटर स्क्वायर ये दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है, नीचे वाला सेंटीमीटर ये दर्शा रहा है कि इसका r के सापेक्ष अवकलन हुआ है। चलिए बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी इस समय बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के इसे नोट कर सकते हैं पूरा, इसीलिए हम बाद में अलग हट जाते हैं। आप लोग वीडियो रोक के पूरा नोट कर लिया करें, फिर आगे बढ़ा करें। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, वक्र y स्क्वायर बराबर 8x, वक्र y स्क्वायर बराबर 8x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात करो। आगे क्या लिखा है, वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर भुज व कोटि समान दर से बदलते हैं, जिस पर
जिस पर भुज व कोटि, भुज व कोटि समान दर से बदलते हैं। समझेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को, देखेंगे किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। देखें बच्चों किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन हमारा है, वक्र ये दिया गया है हमारा, इस पर वह बिंदु यानी पॉइंट हमें ज्ञात करना है जिस पर भुज, भुज का मतलब बच्चों होता है एक्स, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं भुज, और कोटि, कोटि को हम लोग क्या कहते हैं बाई। ये हमारा क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को क्लास 8th में पढ़ाया गया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में भुज और कोटि क्या होते हैं, समान दर से बदलते हैं, यानी इनकी जो रेट ऑफ चेंज है यानी बदलने की जो दर है वो बिल्कुल इक्वल है। बच्चों जैसे ही दर की बात करें, बदलने की बात करें, तो समझ जाओ कि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो हमें क्या दिया गया है समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें दिया है कि इसकी भुज और कोटि समान दर से बदलते हैं, तो यानी भुज को हम लोग कहते हैं एक्स और कोटि को क्या कहते हैं बाई। तो इसका डी अपान डी टी और इसका डी वाई अपान डी टी ये बिल्कुल सेम है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया है कि इसका भुज और कोटि समान दर से चेंज हो रहे हैं, मतलब इनका जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये किसके इक्वल होगा, सेम होगा बिल्कुल। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे बच्चों ये जो हमारा दिया गया फंक्शन इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 8x। इधर बच्चों t है यहाँ पे, तो t के सापेक्ष इसका कर देंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष बच्चों क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और बाई का फिर होगा तो dy अपान dt। इधर बच्चों 8x का 8 और x का होगा तो dx अपान dt, इतना लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2y dy अपान dt की वैल्यू, dy अपान dt की जगह हम लोग dx अपान dt रख सकते हैं, तो क्या रख देंगे dx अपान dt। इधर 8 और dx अपान dt, ये वैल्यू हमने कहां से रखी है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। dx अपान dt बच्चों कैंसिल हो गया, 2y बराबर 8, 2 से कट करेंगे बच्चों, कितना निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4। y हमारा बच्चों जैसे ही y निकला, इसका मान उठा के जो हमारा फंक्शन दिया गया उसमें रख देंगे, यानी इसमें रख देंगे। तो चूंकि हमें पता है y स्क्वायर बराबर है 8x, तो y की जगह 4 और इधर 8x, तो 16 बराबर 8x, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बिंदु। तो बिंदु बच्चों क्या होता है, बिंदु होता है x का मान y, x का मान 2 है और y का मान कितना है बच्चों 4। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 2,4। आप लोग बच्चों कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद करेंगे। अभी हम साइड हो गए हैं, अब आप लोग वीडियो को रोक लें और फिर इसको नोट करें, और जिस समय बच्चों हम पढ़ाते हैं समझाते हैं उस समय ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, तो इस समय का बिल्कुल सही से सदुपयोग करें। अगर अच्छे से मन लगा के देखेंगे तो पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है। आप लोग बस केवल नोट्स तैयार करते जाएं और इसको रिवीजन करते जाएं और देखेंगे कि एग्जाम में हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा आप लोगों को मिलेगा। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि फलन f(x) बराबर यदि
फलन एफ एक्स बराबर बच्चों दिया गया हमको, कितना दिया गया देखेंगे। यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 24x², एक्स क्यूब माइनस 24x², आगे है प्लस के एक्स माइनस 8, प्लस के एक्स माइनस 8, यक्स बराबर 2, आगे दिया गया है यक्स बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, यक्स बराबर 2 पर उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट का मतलब बच्चों मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है तो k का मान ज्ञात करो। तो बच्चों देखेंगे ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन बच्चों कैसे कराए जाते हैं, सबसे पहले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जो हमारा फंक्शन आता है dy/dx आता है उसको जीरो करा के हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद पुनः उसका डबल डेरिवेटिव कराते हैं, यानी दोबारा अवकलन कराते हैं, और दोबारा अवकलन कराने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको उसी में रख देते हैं। अगर वो धनात्मक आ गया तो फंक्शन हमारा निम्नलिखित होगा, अगर दोबारा अवकलन करा के x की वैल्यू रखने पर ऋणात्मक आ गया तो फंक्शन हमारा उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान प्राप्त करने के लिए x का मान जो हमारा फंक्शन होता है उसी में रख देते हैं। यहाँ इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग अवकलन कराएंगे, यानी एफ एक्स बराबर, पहले नोट करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम लोग बच्चों थोड़ा शॉर्ट में इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बड़ा हो जाता है लिखने में। तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये एफ डैश एक्स, ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 24 दूना 48 x, प्लस इधर हो जाएगा k, और 8 का बच्चों कितना हो जाएगा 0। अब बच्चों हम लोग उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन को 0 कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट या निम्नलिखित, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारा फंक्शन है इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू ये रखेंगे हम लोग 3x² माइनस 48x और प्लस k बराबर 0। इसमें बच्चों x का मान हमें दिया गया कितना है 2, इसमें उठा के पुट कर दो, x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही बच्चों 2 रखेंगे तो इधर तो 3x² है, इधर 3, इधर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 48 गुणे 2, माइनस का 48 गुणे 2, प्लस k बराबर 0। तो इधर बच्चों 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 48 दूना कितना होता है 96, और प्लस k बराबर 0। तो 3 चकू 12 माइनस 96 प्लस k बराबर 0। 96 में से 12 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा माइनस का 84, और प्लस k बराबर 0। 84 को उधर ले जाएंगे तो k बराबर 84। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 84। एक बार हम आंसर चेक करेंगे, k बराबर 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे और आप लोग नोट्स बनाएंगे तो सब कुछ आप लोगों का धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने हमारे सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और ये 6 चैप्टर के पहले के वीडियो नहीं देखे हों तो वो लोग पहले से वीडियो देख लें, तो आप लोगों की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। इस समय अभी समाकलन यानी चैप्टर नंबर 7 के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग उन्हें अच्छे से देखते जाएं और सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। चलिए बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन को नोट करेंगे, हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बच्चों, प्रदत्त अंतराल में फलन, प्रदत्त अंतराल में फलन। क्या बच्चों फलन हमारा दिया गया है, फलन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस 3, ये बच्चों हमको दिया गया है। आगे है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 1, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 और 1, ये दिया गया है। का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करें, का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करें, ज्ञात करो। समझेंगे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उससे ये अलग क्वेश्चन है। तो क्लास में भी बच्चों हम ऐसे सभी क्वेश्चंस पे स्टार बनवा देते हैं जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ना लग के किसी विशेष प्रकार की कॉन्सेप्ट से लगते हैं। इससे ये फायदा होता है जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं तो उस क्वेश्चन पे अलग से थोड़ा फोकस करते हैं ताकि उस क्वेश्चन को आप भूलें नहीं। तो देखेंगे बच्चों जब भी आप लोगों को ये शब्द मिल जाए निरपेक्ष, यहाँ भी क्या मिल जाए निरपेक्ष, और उच्चतम निम्नतम की बात हो रही है बच्चों, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है, तो मैक्सिमा मिनिमा में बच्चों वैसे रूल क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, यही इसकी खास बात है। क्या बात आप लोग याद रखेंगे, इसे पॉइंट में कहीं लिख लें, कभी भी निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम शब्द आता है तो उसे केवल एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखें, इसको भूले नहीं, वरना पेपर में जल्दबाजी में आप लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें और आप लोगों का उत्तर गलत हो जाए। चलिए बच्चों आप समझेंगे इसे हम लोग। तो हमारा जो फंक्शन दिया गया बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या करेंगे बच्चों, इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स, इसका करेंगे तो पूरे को x मानेंगे, पावर आगे आएगी और इसी पावर से एक पावर कम हो जाएगी। ये बच्चों ये अंदर वाले का दोबारा करेंगे, x का 1 इसका 0 तो ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 2 और x माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, तो करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल 0। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं 0। तो देखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है हमारी 2 और x माइनस 1, और इक्वल में इधर कितना है बच्चों 0, 2 तो चला जाएगा 0 में, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ गई 1। अब यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो वही वैल्यू को हम लोग लेते हैं जो इस इंटरवल के बीच में हो। जैसे -3 से लेके 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हम लोग लेंगे, अदर वैल्यू छोड़ देंगे। मान लो जैसे यहाँ पर x का मान हमारा निकल आए 2, कितना निकल आए बच्चों 2, तो 2 वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 2 हमारा इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है। अगर मान लो बच्चों हमारी 2 वैल्यू आ जाए, एक वैल्यू -2 आ गई, एक वैल्यू +2 आ गई, तो इस 2 को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हमारा इस इंटरवल में नहीं आएगा, लेकिन -2 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, तो कौन सी वैल्यू ले लेंगे -2। ये बच्चों कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब ये वैल्यू हमारी एक आई है, एक इसमें पहले से ही है, तो हमें केवल दो ही वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा बच्चों, -3 पे और 1 पे, क्योंकि तीसरी वैल्यू ये इनके बीच में है नहीं। ठीक है, तो दो ही वैल्यू पे चेक करेंगे, -3 पे और 1 पे। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये वैल्यू उठा के हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन नोट करेंगे एफ एक्स बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, दिया गया बच्चों ये रहा x-1 का होल स्क्वायर और +3। तो इसमें बच्चों में दो ही वैल्यू रखनी है, एक तो ये -3 रखनी है और एक या तो ये वाला रख दो या ये वाला रख दो। तो हम इसमें सबसे पहले -3 रखते हैं, तो x की जगह -3 -1 इसका होल स्क्वायर और +3, तो -4 का होल स्क्वायर बच्चों कितना 16 +3 यानी कितना आ गया 19 आ गया। अब हम लोग बच्चों इस एक पे चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो यहाँ पे f1 इक्वल, यहाँ पे बच्चों 1 आ जाएगा और प्लस कितना 3, ये तो 0 हो जाएगा, +3 यानी आ गया 3। तो बच्चों ज्यादा मान कहाँ, ज्यादा मान कौन सा, ज्यादा मान ये है हमारा 19 और कम मान कौन सा है 3। तो ये निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा बच्चों और ये निरपेक्ष निम्नतम। तो क्या लिखेंगे, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो जाएगा बच्चों 19 और निरपेक्ष निम्नतम मान ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 3। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप लोग समझ गए होंगे कि निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम ये कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चों, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये बच्चों इतना दिया गया है। आगे हमसे बोला जा रहा है यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई बच्चों कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये बच्चों हमसे क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे कैसे करेंगे। अब की बार हमें घन मतलब क्यूब दिया है और साथ ही साथ दिया है कि इसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड इतने रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी इसके वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो चुका है, आयतन का अवकलन हो चुका है। तो ये वैल्यू dv अपॉन dt की है, t इसलिए क्योंकि अपॉन में क्या है सेकेंड, d इसलिए क्योंकि आयतन है मतलब वॉल्यूम है, तो ये dv अपॉन dt हमको दिया गया है। आगे इसकी कोर की लंबाई, कोर मतलब होता है बच्चों इसकी भुजा यानी इसकी साइड, यानी जो क्यूब की हमारी भुजा है इसकी लंबाई कितनी है 10, ठीक है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जो इसका सरफेस एरिया होता है, क्यूब जैसे हमारा जो पासा होता है उसका जो बाहर का एरिया होता है,
इसके क्षेत्रफल की दर हमें ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे बच्चों। तो हमें यहाँ सबसे पहले बच्चों दिया है, इधर दिया गया है dv/dt। कितना दिया गया बच्चों? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये आयतन है और नीचे सेकेंड हमें बता रहा है कि ये टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। दूसरा बच्चों, इसके कोर की लंबाई 10 है। तो कोर की लंबाई मतलब इसकी भुजा, तो माना कोर की लंबाई, कोर की लंबाई को हम लोग बच्चों ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। तो ये कितनी है हमारी? 10। इसे माना के दिया गया है तो माना शब्द हटा देंगे, कोर की लंबाई हमने ए मानी, तो ए बराबर बच्चों कितना है? 10। अब हमसे क्या पूछा है? इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन, तो आयतन होता है बच्चों बी। क्या सूत्र होता है? भुजा क्यूब। भुजा मतलब ए का क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt। dv/dt इधर बच्चों कितना हो जाएगा? 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा और a का दोबारा होगा तो हो जाएगा dA/dt। दोबारा बच्चों इसलिए होगा क्योंकि हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में और है यहाँ पे a, इसलिए। अगर a के रिस्पेक्ट में करते तो दोबारा नहीं होता। अब बच्चों वैल्यू रखेंगे हम लोग, dv/dt की जगह 9, इसकी जगह 9 इक्वल 3 इंटू ए स्क्वायर है बच्चों, ए का मान कितना है? 10, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 इंटू इधर बच्चों है dA/dt। तो हमारा ये कितना निकल के आएगा? इसे काट देंगे तो ये 3 और ये 10 दशामन 100 आ जाएगा नीचे बटे में। तो dA/dt बराबर 3/100 और ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना बच्चों हमें क्लियर हो गया। अब हमसे इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ हमसे पूछा गया है, तो लगा देंगे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो बच्चों ए लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 6a²। बच्चों 6a² क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा क्यू होता है उसमें हम लोग देखेंगे 6 फलक होते हैं। उसमें कितने सरफेस होते हैं? 6। ऐसे कभी लूडो का पासा देखा होगा, एक फलक ऐसे ऊपर, एक फलक ऐसे ऊपर, एक नीचे, एक इधर दाएं, एक बाएं, एक इधर आगे और एक इधर पीछे। तो कितने फलक होते हैं बच्चों? 6। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है 6a²। अब क्या करेंगे बच्चों? यहां से हम लोग ए है तो टी के सापेक्ष करा देंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इधर हमारा हो जाएगा बच्चों dA/dt। इधर हमारा क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12a और a का फिर से होगा तो dA/dt। इसी के लिए बच्चों हमने ये वैल्यू निकाल के रखी है, तो ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 12 a की जगह बच्चों कितना है? a की वैल्यू है हमारी, a की वैल्यू 10 और dA/dt की वैल्यू 3/100, 3/100। तो देखेंगे बच्चों इसे कट करेंगे, 1 0 1 0 कट हो गया, 12 3 36/10, 36/10 और इधर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में सेकेंड। और अगर पॉइंट में निकालना है बच्चों तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो यही हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इसी दर से हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग अब इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8।
देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है बच्चों, यदि लाभ फलन px बराबर, यदि लाभ फलन px बराबर, कितना दिया गया बच्चों, लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x, 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो, से प्रदत्त है तो, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, किसी कंपनी द्वारा अर्जित, किसी कंपनी द्वारा अर्जित, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करो, उच्चतम लाभ ज्ञात करो। समझेंगे बच्चों ध्यान पूर्वक इसे। ये भी क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है, जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे भी बच्चों आप लोग अलग से ध्यान रखेंगे और इस पे थोड़ा सा बना लेंगे, क्या चीज, स्टार बना लेंगे, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अलग से ध्यान रहे। क्या कॉन्सेप्ट है इसकी बच्चों, समझेंगे हम लोग और देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है इसे नोट करेंगे। px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, इसका बच्चों x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर बच्चों हो जाएगा p डैश x, यहाँ 41 का 0, इधर 72 गुणे 1 और यह 18 दूनी 36x, तो सही करके बच्चों इसे लिखेंगे, तो ये माइनस का 72 माइनस का 36x, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को 0 कर देते हैं, तो क्या करेंगे, p डैश x इक्वल 0, तो ये माइनस 72 माइनस 36x बराबर में कितना आएगा बच्चों, 0, तो 36x को उधर ले जाएंगे, माइनस 72 बराबर 36x, तो 36 से काटेंगे, 36 दूना 72, x की वैल्यू निकलेगी बच्चों -2, ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। तो x की वैल्यू बच्चों जैसे ही -2 आई है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अर्जित उच्चतम लाभ चाहिए, तो इसके लिए इसे दिखाना पड़ेगा कि ये उच्चतम है, तो इसका एक बार और कर देते हैं, तो p डबल डैश x, इसका बच्चों हम लोग दोबारा कर रहे हैं, तो इसका तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 36, तो जो p डबल डैश x है बच्चों ये माइनस का आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया, और ऋणात्मक आने से बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जो लाभ है वो उच्चतम होगा, अतः लाभ उच्चतम है। लेकिन बच्चों क्या करेंगे, अब जो हमें इसका उच्चतम लाभ निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी x की, ये -2, इसको उठा के इसी फंक्शन में रख देंगे, तो ये बच्चों विशेष प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, इससे ये स्टार हटा देंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, ये विशेष प्रकार का नहीं है, ये तो जैसे नॉर्मल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ये हमारा वैसे ही है, क्योंकि हमें कितनी बार कराते हैं अवकलन, 2 बार कराते हैं, और इसमें भी कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बच्चों। अतः लाभ उच्चतम है। अब हमें लाभ अगर निकालना है तो अर्जित लाभ, इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, इसी फंक्शन में हम लोग जो x की वैल्यू है -2 इसे उठा के रख देंगे, तो ये 41 माइनस 72 गुणे माइनस का 2 और प्लस नहीं माइनस 18, 3x स्क्वायर है मतलब -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 41 माइनस माइनस प्लस 72 दूना 144,
और -2 का स्क्वायर 4, 18 चौको 72। तो इससे इसको घटाएंगे तो फिर से हमारा बचेगा कितना, 72 ही बचेगा। जोड़ेंगे बच्चों 2 1 3 और 7 4 11, आ जाएगा 113। 113 बच्चों हम लोग इधर ही लिख देते हैं, 113। इधर भी बच्चों नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 113। तो बच्चों इसका अर्जित उच्चतम लाभ क्या हो जाएगा, 113। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों अब इसे नोट करेंगे क्वेश्चन को। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और यही हमारा है आज का अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, तो लॉन्ग आंसर हम लोग लेंगे और बड़ा क्वेश्चन लगवाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने की फिर से संभावना है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 9 और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिद्ध करो कि एक गोले के अंतर्गत, एक गोले के अंतर्गत क्या दिया है बच्चों, सिद्ध करो कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, जिसकी त्रिज्या a है, यानी स्मॉल a दिया है बच्चों, जिसकी त्रिज्या a है। क्या बोला जा रहा है आगे, उच्चतम आयतन के बने बेलन, यहाँ पे कॉमा है, उच्चतम आयतन के बने बेलन, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 2a/√3, 2a/√3 है। ये बच्चों है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग समझेंगे, ये हमारा हमें प्रूव करना है कि जो उच्चतम आयतन का बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 2a/√3। बेलन की हाइट को अगर हम h माने बच्चों तो हमें h बराबर 2a/√3 कितना लाना है बच्चों, h की वैल्यू लानी है हमें 2a/√3। ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है ये, और हमेशा ये क्वेश्चन आएगा अगर तो 5 नंबर या ज्यादा से ज्यादा इसकी संभावना रहती है 8 नंबर में आने की। लॉन्ग आंसर है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है। हम लोग समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखते हैं बच्चों, एक गोले के अंतर्गत, यानी बच्चों एक गोला है जिसकी त्रिज्या a है, तो गोले की त्रिज्या हमारी कितनी दी गई बच्चों, a दी गई है। उच्चतम आयतन के बेलन, यानी गोले के अंदर ऐसा बेलन बना है जिसका आयतन उच्चतम मतलब अधिकतम होना चाहिए, और उसकी ऊंचाई हमें एलानी है। तो देखते हैं बच्चों, दूसरा मार्कर चेंज करेंगे, हल्का है। सबसे पहले इसमें दिया गया था गोले के अंतर्गत, तो बच्चों एक गोला बनाएंगे, यहाँ पे हम गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन का बेलन बनाना है, यानी बेलन बड़ा से बड़ा बनाना है बच्चों। तो हम लोग ऐसा करेंगे, बीचों बीच में बना दें यहाँ पे ऐसा। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया है, बीच में एक बेलन बन गया है। ये गोले का केंद्र है। गोले की बच्चों, गोले की त्रिज्या कितनी है a, तो अगर हम लोग इसे मिला देंगे ऐसे,
तो ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी a, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को बच्चों क्या कहते हैं, त्रिज्या। और अगर इसे भी मिला देंगे तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा a। तो ये जो पूरा हो गया, ये पूरा कितना हो गया बच्चों, 2a। ये हमारा व्यास बन गया गोले का। ये जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। कितना मान लेते हैं बच्चों, स्मॉल r। बेलन की हाइट को हम लोग मान लेते हैं बच्चों h। कितना मान लेते हैं, h। और इसे मान लेते हैं पॉइंट a, b, यहाँ c, यहाँ पे d, इधर मान लेते हैं बच्चों o, और इसको मान लेते हैं e पॉइंट। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, सबसे पहले इसमें याद रखना है, इन सवालों में जिसके बारे में उच्चतम या निम्नतम बोला जाता है उसी का सूत्र लगा के अवकलन कराया जाता है। तो किसके बारे में बोला बच्चों, उच्चतम आयतन के बेलन, यानी बेलन के आयतन का हमें सूत्र लगाना है और फिर उसका अवकलन करना है। तो बेलन के आयतन के लिए बच्चों किसकी जरूरत पड़ती है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये h तो हमें निकालना ही है, r की जरूरत पड़ेगी बच्चों। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, r की। तो हम लोग r निकालेंगे सबसे पहले। तो r कैसे निकलेगा बच्चों समझेंगे। ये हमारा ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ये बच्चों हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण क्या है बच्चों, यहाँ पे AC कर्ण है, AC। आधार कितना है बच्चों, ये AB आधार है। और लंब बच्चों कितना है, ये BC, यहाँ पे क्या चीज है, लंब। इनकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, AC की जगह ये पूरा कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर। AB का मतलब कौन है बच्चों, यहाँ देखो इतना r है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। प्लस BC का मतलब बच्चों ये h है। अब हमें क्या चाहिए था, अभी हमने आप लोगों को बताया, हमें r स्क्वायर का मान चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर को बच्चों यहीं रखें, 4r स्क्वायर। तो इधर हमारा है 4a स्क्वायर, और ये h को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा h स्क्वायर। इसे हमने यहाँ रखा, इसको इसके पास भेजा, उठा के इधर कर दिया। हमें बच्चों चाहिए r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और बटे 4, और इसे मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतना बच्चों, इतना क्लियर है। यहाँ तक हमें r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल ली। क्वेश्चन बच्चों बड़ा है, इसलिए ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब हमसे बोला जा रहा था उच्चतम आयतन के बेलन, तो बेलन के आयतन का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, B बराबर पाई r स्क्वायर h। r का मतलब बेलन की त्रिज्या, h का मतलब बेलन की ऊंचाई। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये r स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो B बराबर पाई, r की जगह क्या रखेंगे, 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और बटे बच्चों यहाँ कितना रहेगा 4, और इधर साथ में कितना था, साथ में था h। इस h का बच्चों और गुणा कर देंगे। तो b बराबर पाई बटे 4, ये कांस्टेंट है, अलग रखेंगे। इसका गुणा कराएंगे बच्चों तो 4a स्क्वायर h और माइनस h की पावर 3, ये बच्चों होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग बच्चों ये बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, क्या करेंगे, ये चित्र को इरेज करेंगे। आप लोग ये पूरा चित्र बनाएं अच्छे से, और अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, तो आप लोग ये चित्र पूरा कंप्लीट कर लें। चलिए बच्चों चित्र को यहाँ से हम लोग हटाते हैं, ये चित्र हटा देते हैं। और इधर अभी हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ से तो किसी की नहीं पड़ेगी, r की वैल्यू हमने रख ही ली है।
ठीक है बच्चों, इधर से हटा देते हैं। देखेंगे बच्चों इसके आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे एच आ गया तो एच के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के सापेक्ष बच्चों करेंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, डीवी अपान डी एच, पाई बटे 4 ऐसे ही रहेगा बच्चों क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारा। इधर क्या एच का वन हो जाएगा, ये बचेगा 4a², इधर 3 आगे आएगा तो हो जाएगा 3h²। अब बच्चों क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या कर देंगे बच्चों, जो dv अपान dh है इसे हम लोग क्या कर देंगे, 0। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, आ सकता है परीक्षा में। इसे जैसे 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई बटे 4, साथ में कितना है 4a² माइनस 3h², और इधर कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों हमने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा चला गया 0 में, तो 4a² माइनस 3h² बराबर बच्चों कितना, 0। आंसर हमें ये लाना है बच्चों, तो इधर 3h² को यहीं पे रखेंगे और 4a² को इधर ले जाएंगे, माइनस हो गया, माइनस माइनस कट करेंगे तो h² बराबर 4a² अपान 3 इतना हो जाएगा बच्चों। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे बच्चों क्या लग जाएगा, इस पे लगेगा अंडर रूट लगेगा, कितना हो जाएगा, h बराबर 4 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा, 2, a² का कितना होगा, a, और नीचे 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये बच्चों हमारा h का मान निकल के आ गया। क्या बच्चों लाना था, ऊंचाई 2a अपान अंडर रूट 3, देखो ऊंचाई 2a अपान अंडर रूट 3, यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। लेकिन अभी बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई बच्चों, इन्होंने क्या बोला था कि उच्चतम आयतन, तो हमें इसमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका आयतन उच्चतम है, तो इसके लिए दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो जो हमारा एक बार अवकलन होके कहाँ पे आया था, ये था, इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1 शायद मान चुके हैं, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसका दोबारा करेंगे, पुनः h के सापेक्ष अवकलन। और बच्चों उच्चतम तभी आएगा जब दोबारा अवकलन करने पे ऋणात्मक आ जाए, यानी माइनस आ जाए। तो कर देंगे बच्चों, इधर हो जाएगा d² v अपान dh², पाई बटे 4 का होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस इसका 2 आगे आएगा, 2 3 6h, तो d² v अपान dh² बराबर ये माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा, 6 पाई बटे 4 इंटू h का मान कौन सा रखेंगे, ये वाला 2a अपान अंडर रूट 3। तो कुल मिला के बच्चों इसे हल करें या ना करें, ये हमारा ऋणात्मक आएगा। अगर हल भी करेंगे तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, इधर हमारा हो जाएगा बच्चों 2 से इसे काटेंगे 2 और 2 से इसे काटेंगे 3, तो माइनस का 3a पाई और नीचे कितना है बच्चों अंडर रूट 3, 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे 3, 3a पाई बटे 3 अंडर रूट में है बच्चों ये, और ये हमारा आ गया ऋणात्मक। ऋणात्मक आने से बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आयतन है वो कैसा हो जाएगा, उच्चतम। तो एक लाइन बच्चों और हमें लिखनी पड़ेगी, केवल एक लाइन। क्या लिखनी पड़ेगी, अतः बेलन का आयतन उच्चतम है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लें, लेकिन इसे अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लें। इसीलिए हमने एक एक पॉइंट, एक एक शब्द बिल्कुल आराम से
बिल्कुल धीरे से समझा के बताया हुआ है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और खास बात इसका रखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, परीक्षा में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर 2 दिन बाद आप लोगों की क्लास फिर होगी। हमारा यहाँ पहले आज 12th की क्लास हुई है, कल फिर से हाई स्कूल की क्लास होगी, परसों 9th की क्लास होगी, फिर अगले दिन 12th की होगी। यानी अब 2 दिनों बाद फिर से आपकी क्लास होगी। तब तक आप लोग रिवाइज करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी आ रही है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।